नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अब चूंकि सीटेट की परीक्षा कल और परसों 2 दिनों में होनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसीलिए हम आज लेकर आ गए हैं संपूर्ण गणित की, जिसमें हम आपको नोट्स के माध्यम से संपूर्ण मैथ पेडागोजी का रिवीजन कराएंगे। एक तरह से आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगा। जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने अभी तक तैयारी आधी अधूरी है वो एक बार इससे अगर रिवाइज कर लेंगे तो उनके लिए जो है टारगेट 30/30 का जो टारगेट है उसको अचीव करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा सीटेट 14-15 दिसंबर के लिए जो संभावित प्रश्न होंगे वो कहीं ना कहीं यहां से बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमने ऐसे टॉपिक्स को लिया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। पढ़ते हैं पहले टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया वैन हीले के ज्यामिति विवेचन का मॉडल। इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रखिए। तो वैन हीले ने किया था कि गणित की शिक्षा में एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि छात्र ज्यामिति से कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे यही हो गया कि वैन हीले का मॉडल किस पे बेस्ड है। उनका मॉडल बेस्ड है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। बच्चों की ज्योमेट्री सीखने का क्रम क्या है, सीधी सी बात यह है। 5 स्तर उन्होंने बताए हैं। लेवल 0 जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन या चक्षुदीकरण। इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं, उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इससे बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पे सिर्फ विजुअलाइजेशन होता है, सिर्फ दृश्यीकरण होता है। उसके बाद दूसरा लेवल 1 यानी विश्लेषण का आता है, एनालिसिस का आता है। अब बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है, यानी एनालिसिस करना सीख जाता है। लेवल 2 है अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना प्रारंभ करता है, यानी समान आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना सीख जाता है। लेवल 3 जो आता है वो आता है औपचारिक यानी फॉर्मल। इसमें बच्चा आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने लगता है। ठीक है, औपचारिक में क्या होगा, सीधे सीधे फार्मूले मतलब ढूंढने लगेगा। उसके बाद आता है दृढ़ता, लेवल 4 के अंतर्गत। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजें बनाता है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि बच्चा खुद से चीजें बनाता है तो वो कौन सा स्तर है। तो याद रखिए स्तर 5 है और लेवल 4 है। अगला है ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर के सिद्धांत पे 3 बातें महत्वपूर्ण है। पहला है अविदर्शन विधि, इनएक्टिव मोड। इसमें अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। जिन क्रियाओं में शब्दों की आवश्यकता नहीं हो उन क्रियाओं के द्वारा अविदर्शन विधि का इस्तेमाल करता है। दूसरा क्या है, दृश्य मापता यानी आइकॉनिक मोड। इसमें अपनी अनुभूतियों को मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है, यानी जो आप उसके अंदर जो विजुअलाइजेशन होता है, जो इमेज बनती है वो उसको प्रकट करता है। फिर आता है सांकेतिक मोड पे यानी सिंबॉलिक मोड पे। यहाँ पे अपनी अनुभूतियों को संकेतों भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। सिंपल सी बात यह है, जैसे मान लीजिए वो अगर गिनती सीख रहा है तो उसके मन में 4 चीजें आ सकती हैं, 4 चित्र आएंगे। 4 गिनती उसने सीखी तो 4 तरह के पहले उसके अंदर चित्र आएंगे, और उसके बाद उसके साथ क्या होगा, वो 4 नंबर को रिप्रेजेंट करना फिर सीख जाएगा कि 4 को इस तरह 4 लिखा जाता है सिंबल के रूप में। इसके अलावा जीन पियाजे के गणित संबंधी विचार, कभी कभी यहां से भी पूछ लेते हैं प्रश्न। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है, उसके बाद लंबाई का संरक्षण, फिर वजन का, अंत में वॉल्यूम का कंजर्वेशन। याद रख लीजिए सबसे पहले क्या है, संख्याओं का, संख्याओं की कभी कभी क्रम पे पूछ लेते हैं। संख्याओं के बाद आपका क्या है, लंबाई, लंबाई के बाद क्या है, वजन, और वजन के बाद क्या है, आयतन या वॉल्यूम। ठीक है, इन चीजों को याद रखिए। इसके अलावा प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, ये भी पूछा गया है। प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जीन पियाजे ने। महत्वपूर्ण शब्दावली, इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रश्नों में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनके जो ऑप्शंस होते हैं वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार कथन और कारण में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, वो शब्दावली मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे अवगृहित यानी एक्सियोम जिसको बोलते हैं, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के, जिसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं, यानी 2 और 2 4 होते हैं। सिंपल सी बात है, 2 चीजें हो गई, 4 चीजें हो गई, तो इसमें किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है कंजक्चर, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है। देखो एक दूसरे के विपरीत हैं। एक्सियोम क्या है, जिसमें प्रूफ की जरूरत ना हो। कंजक्चर क्या है, जिसमें प्रूफ की जरूरत हो। इसके बाद आता है थ्योरम यानी प्रमेय। जब कंजक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तो वह थ्योरम कहलाता है, यानी जो कंजक्चर आपको है उसको प्रूफ की जरूरत होती है। जब उसको प्रूफ कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, एक थ्योरम बन जाती है। इसके बाद आता है एग्रीगेशन, यानी जब 2 चीजों को जोड़ते हैं तो एग्रीगेशन कहते हैं। जैसे 2 पेन और 2 पेन कितने पेन हो गए, 4 पेन। लास्ट में आता है आपका 5 नंबर पे ऑगुमेंटेशन, जब चीज को बढ़ाया जाए तो उसे ऑगुमेंटेशन कहते हैं। जैसे दूध है, दूध में अगर पानी मिला दिया तो दूध की मात्रा बढ़ गई, तो दूध में पानी मिलाना एक तरह से क्या है, ऑगुमेंटेशन है। अब है प्रश्नों की प्रकृति। प्रश्नों की प्रकृति 2 मुख्य प्रकृति हैं, जैसे मुक्त अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिन प्रश्नों से
एक से ज्यादा उत्तर होते हैं, यानी खुले सिरे के प्रश्न एक तरह से। जैसे वे कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 8 आएगा? सिंपल सी बात है, 2 में 6 जोड़ोगे तब भी 8 आएगा, 7 में 1 जोड़ोगे तब भी 8 आएगा, 4 में 4 जोड़ोगे तब भी 8 आएगा। तो इसका उत्तर तो कोई सा इनमें से संभावित परिणाम कोई सा हो सकता है, कोई एक उत्तर नहीं है। तो बच्चे को जब आप इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो उसका विकास ज्यादा अच्छे से होगा। दूसरा है बंद अंत वाले प्रश्न। ये टू द पॉइंट प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है। जैसे 5 में 3 जोड़ने पे क्या 8 ही आएगा, 4 में 2 जोड़ने पे क्या आएगा, बोले 6 आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये बंद अंत का प्रश्न हो गया। फिर है गणितीय शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी है महत्वपूर्ण, जैसे अवेकस है। इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है, यानी अवेकस जिसको गिनतारा भी कहते हैं। उसके माध्यम से आप सबसे पहले, सबसे जरूरी इसमें कई बार पूछा गया, स्थानीय मान के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है अवेकस के लिए। दूसरा है जियो बोर्ड। इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। इसमें 2D शेप, यानी जैसे रेक्टेंगल है आपका, स्क्वायर है या सर्किल है, इनका ज्ञान दिया जाता है। 3D शेप का नहीं, याद रखना, ये चीज़ याद रखनी है कि जियो बोर्ड का काम सिर्फ 2D शेप के लिए। तीसरा है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में आपका क्या, डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है, यानी कोई चीज़ पॉइंट्स में अगर है तो उसको रिप्रेजेंट जब करते हैं तो ग्राफ में आपको पता है एक जो होता है सेगमेंट, उसमें कम से कम 10 लाइन्स होती हैं, 10x10 का होता है। फिर है डॉट पेपर, ज्योमेट्रिकल शेप्स, इंग्लिश अल्फाबेट आदि का ज्ञान डॉट पेपर पे जो डॉटेड करके होती है उन पे ज्योमेट्रिकल शेप बनाना, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। फिर आता है टैनग्राम। ये कई बार पूछा गया। टैनग्राम क्या है, पिक्चर्स के माध्यम से ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है। गणित में मूल्यांकन की विधियां। गणित में मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां, उनको देखते हैं। सबसे पहली हमारी औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां, यानी जो फॉर्मल होती हैं, उनमें से पहली है जांच सूची या चेकलिस्ट। ये कई बार पूछा गया प्रश्नों में। तो जांच सूची में कुछ कथन दिए होते हैं, उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। इसमें प्रश्न तथा कथन बहुत स्पष्ट होते हैं, सीधे सीधे प्रश्न होते हैं कि हाँ या ना में उत्तर देना होता है, बच्चा दे देता है, तो एक तरह से चेकलिस्ट होती है, उसको चेकलिस्ट बोलते हैं। दूसरा है प्रश्नावली। इसमें विद्यार्थियों को छपी हुई प्रश्नों की एक सूची दे दी जाती है, जिन पर वह अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देते हैं, यानी एक सूची होगी प्रश्नों की, उनके बारे में वो लिखेगा बच्चा और वो उसको वापस कर देगा। तीसरा है प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट। इसमें क्या होता है, छात्रों अध्यापकों द्वारा किसी विशेष विषय पर प्रदत्त कार्य, यानी छात्रों को अध्यापकों द्वारा किसी विशेष विषय पर असाइनमेंट दे दिया जाता है, और इसमें क्या है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है पहलू को शामिल भी किया जाता है, और एक टाइम दे दिया जाता है, आपको ये असाइनमेंट इतने दिन में पूरा करना है, इतने दिन में इसको घर से करके लाना है। इसके अलावा परीक्षाएं। परीक्षाएं क्या होती हैं, जैसे लिखित परीक्षाएं। इन परीक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्न, यानी ऐसे टाइप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं परीक्षा में छात्र को विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने होते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ में सरल एवं संक्षिप्त उत्तर लिखने होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहली है प्रमापित यानी स्टैंडर्डाइज्ड, जिनके सामान्य स्तर पहले से स्थापित किए गए होते हैं। वहीं दूसरी अध्यापक निर्मित यानी टीचर मेड, जिनमें प्रश्नों का निर्माण शिक्षक स्वयं करता है। यानी स्टैंडर्डाइज क्या होती है, ऑलरेडी मतलब उसको रेडी होती है पहले से ही, लेकिन टीचर मेड वाली जो होती है वो स्वयं शिक्षक निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट है मौखिक परीक्षाएं। इन परीक्षाओं में मौखिक प्रश्न आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये समझ गए आपकी कौन कौन सी है, और ये सारी कैसी विधियां थी आपकी, औपचारिक। अब बढ़ते हैं अनौपचारिक विधियों की ओर। अनौपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। पहला है अवलोकन या निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन वाली। यह विधि छोटे बच्चों पर अपनाई जाती है। इसमें अध्यापक बच्चों की गतिविधियों को देखते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। इस तकनीकी का उपयोग बालकों की योग्यता और व्यवहारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला है संवाद। इस विधि में बच्चों को आपस में एक दूसरे के प्रति संवाद या वाद, मतलब जो बच्चे होते हैं तो उनको आपस में संवाद कराया जाता है और आपस में वाद प्रतियोगिता, इस तरह की चीजें कराई जाती हैं। तीसरा है आपका अभिलेख। अभिलेखों में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा छात्र अध्यापक उनके संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गणित। कई बार इसमें पूछे जाते हैं प्रश्न। तो हमारा जो प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षण में ज्यादा ध्यान दिया जाए, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है गणित शिक्षण में डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए, यानी डिजिटाइजेशन आपको यहाँ भी करना है। गणित की पढ़ाई में मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी का भी विकल्प दिया जाए। इसके अलावा गणित को कला, खेल और भाषा के साथ जोड़ा जाएगा। गणित शिक्षा में रट्टा विद्या को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। जैसे बच्चे पहाड़े या गिनती रटते हैं तो वो नहीं करना है, समझ के साथ उनको पढ़ना है। इसके अलावा गणित में प्रतिभाशाली कम उपलब्धि वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दी जाए, यानी प्रतिभाशाली और कम उपलब्धि दोनों की बात की गई यहाँ पे।
इसके अलावा गणित के प्रति छात्रों में रुचि बढ़ाने के लिए गणित शिविर, गणित मंडलियां और गणित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। गणित क्लब बनाए जाएंगे, ये भी जैसे साइंस क्लब है, इको क्लब है, इसी की तरह गणित क्लब भी बनाया जाएगा। गणित शिक्षण में डिजिटल शैक्षिक संसाधनों का एक व्यापक भंडार तैयार किया जाएगा। इसके अलावा एनईपी 2020 का लक्ष्य है कि साल 2026-27 तक तीसरी कक्षा तक सभी बच्चों को संख्यात्मक और दक्षता हासिल हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, FLN भी बोलते हैं। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं? बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद उठाएं। गणित की बेहतर शिक्षा का हर बच्चे को है, हक हर बच्चे को है। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्र, यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है, यानी जो सूत्र वगैरह हैं इनके अलावा भी बहुत कुछ है। बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उन्हें हल करें, यानी समस्या समाधान को भी बढ़ावा दिया गया है। गणित की शिक्षा से बच्चों में तर्क करने, सोचने की, अमूर्त चिंतन की तथा समस्या समाधान की क्षमता विकास होता है। बच्चे गणित की मूल संरचनाओं को समझें, जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, यानी इन सारी संरचनाओं को समझना चाहिए। इसके अलावा बच्चे गणित को आवश्यक दैनिक गणित से जोड़ सकें। NCF 2005 गणित ऐसी पाठ्यचर्या की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। अब आते हैं कि सांख्यिकी में कई बार पूछा जाता है आंकड़ों के प्रकार, जिसमें होता है सबसे पहले प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी डायरेक्ट जब हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं व्यक्तिगत तौर पे। दूसरी है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, करते हैं मौखिक रूप से। तीसरी है स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना। चौथा है प्रश्नावली भरवाकर। पांचवा है प्रगणकों द्वारा सूची भरवाना। नेक्स्ट है द्वितीय आंकड़े। द्वितीय आंकड़े कौन से होते हैं? इन आंकड़ों को सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि पहले प्रकाशित हो चुके होते हैं। इनको प्राप्त करने की विधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होता है, सरकारी प्रकाशन है, अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रकाशन है, व्यापारी संस्थाओं का प्रकाशन या पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। अब है गणित में आकलन। गणित में आकलन में मुख्य तीन चीजें हैं। पहला है रचनात्मक। ये क्या होता है? ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है। गणित में जो आकलन होता है, रचनात्मक आकलन, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, उससे पहले होता है, कंटिन्यूस ये जो है चलता रहता है। फिर है योगात्मक। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। ध्यान रखिए, जो योगात्मक आकलन होगा वो क्या होगा? बाद में होता है। सबमेटिव जिसको कहते हैं असेसमेंट, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके अलावा निदानात्मक जो आकलन होता है वो बच्चे के कारणों, समस्याओं की पहचान के लिए, यानी बच्चे पे कहाँ पे कमी रह जा रही, कहाँ पे बच्चा सीखने में असमर्थ हो रहा है, वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। सबसे पहले डायग्नोस्टिक टीचिंग को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है? निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलता, कमियों, कठिनाई का पता लगाया जाता है। जिस प्रकार से डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है जांच के द्वारा, उसी तरह शिक्षक जो है बच्चा कहाँ पे वीक है, यानी कमजोर बिंदु क्या है बच्चे का, वो भी डायग्नोसिस करके ही करता है, तो उसको निदानात्मक परीक्षण भी कहते हैं। इसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो जो होता है इसके बाद की प्रक्रिया है, यानी जब आप बच्चे की कमी पता चल जाएंगे उसके बाद उसके समाधान के लिए या शिक्षण प्रक्रिया, जो भी प्रकरण आप पढ़ा रहे थे उसको दोबारा पढ़ाना है, तो उसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। गणित शिक्षण की अब बात करते हैं विधियों की। कौन कौन सी विधियां हैं? आगमन विधि, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आगमन विधि। आगमन विधि में क्या है? क्या है इसकी प्रक्रिया समझ लेते हैं एक बार। पहली है आवश्यक उदाहरण पेश करना। सबसे पहले उदाहरण पेश करेंगे। उदाहरण के आधार पर क्या है? संभावित नियम को निकालना, फिर नियमों की सत्यता को निर्धारित करना, नियमों की सत्यता की पुष्टि करना, यानी उदाहरण से नियम की ओर हम लोग जाते हैं। जैसे अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं समान है तो उसके कोण समान होंगे। इसमें छात्र स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आगमन विधि में क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट है निगमन विधि। निगमन विधि क्या है? अध्यापक छात्रों को सर्वप्रथम सामान्य नियम का ज्ञान करा देता है, फिर कई उदाहरण पेश कर उस नियम की सत्यता सिद्ध करता है। जैसे अगर एक सरल रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो उसके द्वारा निर्मित चारों जो कोण है उनका जोड़ होता है 360 डिग्री।
इस नियम के सत्यापन के लिए शिक्षक एक रेखा खींचकर दूसरी उसे काटते हुए बना देता है। उसके बाद इन सारे कोणों को नापेगा, एक एक करके इसको नापेगा, इसको नापेगा, इसको ए, मान लीजिए इसको ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी सी डी को जब टोटल करेगा नाप के तो वो 360 ही निकलेगा। तो ये सिद्ध हो जाता है, जो आपने नियम दिया था वो नियम क्या हो गया, यहाँ पे सिद्ध हो गया। इससे नियम का सत्यापन होता है और वह इस नियम को ज्ञान के रूप में अपना लेता है। ये बिल्कुल उल्टी है किसके, आगमन विधि के। ध्यान रखिए, इसमें कौन से शिक्षण सूत्र उपयोग किए जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, सिद्धांत से उदाहरण। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में विभक्त किया जाता है और उनका निरीक्षण किया जाता है। विश्लेषण विधि में क्या होता है, सरल समस्याओं में, यानी कोई भी जटिल समस्या है उसको कई पार्ट में कर लेना है उसका, तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड जो होता है, इसमें ये होता है। इसके पद यानी प्रोसेस में होता क्या, सबसे पहले क्या है, समस्या की प्रस्तुति होती है। शिक्षक छात्रों के सामने समस्या पेश करते हैं, फिर समस्या की अनुभूति यानी छात्र समस्या को ध्यानपूर्वक पढ़ते समझते उनके वास्तव रूप से परिचित होते हैं। उसके बाद होता है समस्या का विश्लेषण। छात्र समस्या को समझने के पश्चात विश्लेषण करता है, उसे तर्कपूर्ण भागों में विभाजित करता है, तब उस समस्या का हल प्राप्त होता है। यह विधि रेखा गणित के पढ़ाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ये पूछा भी जाता है कई बार, ध्यान रखिए। इसके बाद आती है संश्लेषण विधि। ये विधि विश्लेषण विधि की जस्ट अपोजिट है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, याद रखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह विश्लेषण विधि का संक्षिप्त रूप है। इसमें क्रमबद्ध रूप से पद जुड़े रहते हैं। इसमें किसी तथ्य की सत्ता तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन सही तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती। इससे विश्लेषण विधि से प्राप्त तथ्य का परीक्षण कर सकते हैं। संश्लेषण विधि का प्रयोग प्राय ज्यामिति में ही किया जाता है। अगला है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि जो है, जिसके द्वारा विद्यार्थी खोजे गए तथ्यों, नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोगों द्वारा सत्यापन करते हैं, यानी उसको प्रयोग करके देखते हैं कि ये वास्तव में सही है या नहीं है। प्रयोगशाला विधि वास्तव में आगमन विधि का विस्तृत रूप है, जहां छात्र स्वयं करके सीखता है एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन सिर्फ चित्र बनाकर ही नहीं वरन स्वयं मापन करता है। अब इसके अंतर्गत कौन से सिद्धांत लिए जाते हैं, करके सीखना, निरीक्षण से सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो याद रखिए ये किससे रिलेटेड है, प्रयोगशाला विधि से। रेखा गणित में सभी निर्णयों का निर्माण करना प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। ठोसों का ज्ञान, उनका पृष्ठतल तथा आयतन की गणना आदि करना भी प्रयोगात्मक के ही तथ्य हैं। अगला है समस्या समाधान पद्धति। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो आपकी पद्धति है उसके बारे में उन्होंने बात की है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए नियोजित तरीके से समस्या के निष्कर्ष पर प्राप्त करने का उद्देश्य या प्रहार करता है या कोशिश करता है, यानी एक नियोजित या वेल प्लान्ड होती है ये चीज़। इसमें क्या होता है, सबसे पहले समस्या का निर्माण और चुनाव किया जाता है कि कौन सी समस्या है। उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण होता है, ये पद भी कई बार पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए। उसके बाद उपकल्पना या परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। फिर प्रदत्त संग्रह यानी जो भी असाइनमेंट या जो भी चीज़ें जरूरत है उनका संग्रह किया जाता है, आंकड़े जो भी हैं। प्रदत्त का विश्लेषण, फिर उनका जो होता है उसका विश्लेषण किया जाता है और लास्ट में उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो कितने पद हो गए, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद हैं, याद कर लीजिए। अगला है ह्यूरिस्टिक अन्वेषण अथवा अनुसंधान विधि। आपको ये पता है प्रोफेसर एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने इसकी जो है खोज की थी इस विधि की। पहले इसको विज्ञान विषय में पढ़ाने हेतु किया गया था, पर इसकी उपयोगिता के कारण गणित में भी इसका प्रयोग जरूरी समझा गया। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ होता है खोज करना अथवा मालूम करना। इस विधि में बालक को कुछ नहीं बताया जाता, बालक स्वयं ही सक्रिय रहकर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। इस तरह छात्र अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं। यह विधि शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक तथा गणितीय दृष्टिकोण पैदा होता है।